नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने समृद्धि परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। कैसे हैं आप सब लोग? जी बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और इस परीक्षा की अंतिम घड़ी में अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखने की अपने अंदर एक सकारात्मक विचारधारा को सक्रिय रखेंगे, ये बस मैं आपसे कहना चाहूँगी। और आज हमारा जो दोहरान प्रक्रिया है उसमें छंद वाला जो टॉपिक आप बहुत ज़्यादा इसकी मांग कर रहे थे, आपको मैंने बोला कि सारे बिंदु करवा दिए जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ण, विचार, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, धातुरूप, शब्दरूप, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, लिंग, लकार, पुरुष, सारे टॉपिक मैंने करवा दिए। कार, अशुद्धि संशोधन, वाक्य अनुवाद, ये सारे बिंदु अपन ने संपन्न कर लिए। पर आप चाह रहे थे कि छंद वाला भी हमें रिवीजन करवा दिया जाए और छंद के भी जैसा और बिंदुओं के टेस्ट लिए गए हैं सेम वैसे ही टेस्ट लिया जाए। तो जी बिल्कुल उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग छंद का रिवीजन करेंगे और एक ही क्लास में संपूर्ण छंद का आपको अच्छी तरह से अच्छा ज्ञान हो जाएगा, प्रश्न गलत नहीं होगा। तो अच्छी तरह से सुनना, फॉर्मेलिटी नहीं करना, जो भी वीडियो देखो उसको ध्यान से सुना करो, समझा करो, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो में आप में जो पढ़ी हुई है उसी विषय वस्तु का दोहरान करवा के संपूर्ण एक सरसरी दृष्टि से रिवीजन करवाया जा रहा है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रही हूँ जैसा आप लोग कर रहे हो वैसे ही करते जाइए और पूरा एक बार फटाफट सभी इस क्लास को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ जी, ध्यान दीजिए। छंद, देखिए छंद में अब अपन व्यवहारिक बातें नहीं, क्योंकि विस्तार से मैंने आप लोगों को इससे YouTube चैनल पर छंद को पढ़ा रखा है, पूरा डिटेल से छंद पढ़ाया गया है, बिल्कुल निःशुल्क है, आप देख सकते हो। छंद की क्लास आप लोगों को इस YouTube चैनल पर मिल जाएगी और उसमें ये सारी व्यवहारिक बातें आप लोगों को बताई गई हैं, सिखाई गई हैं। एक बार फिर मौखिक दृष्टि से आप सुन लीजिए। छंद में छदल, रि, छादने, छद धातु होती है जिसका मतलब होता है आवरण या ढकना होता है। और हम देखते हैं कि चित्त आह्लाद जनकम छंद है, जो मन को प्रसन्न करने वाला कारक होता है, उसे हम छंद कहते हैं। किसी भी श्लोक की गति, यति, लय, ताल, यानी उससे सुनने के जो भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं वो किससे होंगे? छंद से होंगे। छंद हमेशा काव्य में होगा, गद्य में नहीं होगा। ध्यान दीजिए, छंद किस में होगा? गद्य में नहीं होगा, पद्य में होगा, क्योंकि छंद हमेशा श्लोक में होता है और श्लोक की निश्चित संख्या होती है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि छंद के दो प्रकार होते हैं, एक वार्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। छंद के जनक आचार्य पिंगल मुनि हैं और जिनकी रचना छंद सूत्रम है। छंद सूत्रम रचना में छंद के दो प्रकार बताए हैं, एक वार्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। जिन छंदों की पहचान वर्णों से होती है वार्णिक छंद होते हैं और जिनकी पहचान मात्राओं से होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद आप लोगों के पाठ्यक्रम में केवल एक छंद है जिसका नाम है आर्या छंद। कौन सा छंद है? आर्या छंद है। और इस छंद की पहचान आप लोग कैसे करोगे? यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्या। क्या कहा मैंने? यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा। देखिए, आप देखते हो ये आपको बताया हुआ है कि श्लोक में 4 चरण जो है उनमें से जो पहला चरण है उसमें 12 मात्राएं होंगी। यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीय अपि, तीसरे चरण में भी 12 मात्राएं होंगी। अष्टादश द्वितीय, दूसरे चरण में 18 मात्राएं होंगी। चतुर्थ के पंचदश आर्या और चौथे चरण में 15 मात्राएं होंगी। वह कौन सा छंद होगा? आर्या छंद। ध्यान दे लीजिए, जहां पर आप लोगों के सामने कोई भी सही निश्चित गण चिन्ह नहीं बन रहा हो, वर्णों की संख्या समान रूप से उपलब्ध नहीं हो रही हो सही तरीके से, तो एक बार जरूर देख लेना कि वहां पर मात्रिक छंद तो नहीं है। जी हाँ, उसी आधार पे आप देख सकते हो कि जैसे आप लोग इसमें उदाहरण में भी देख सकते हो, ए साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षितानाम। देख सकते हो यहाँ पर मूल रूप से देखें कि जो भी श्लोक होता है, जो कोई उक्ति होती है, कई बार इसमें तो फिर भी पूरा श्लोक दिया जाएगा, कई जगह श्लोक का टुकड़ा दे दिया जाता है,
कहीं पर आपके जो पद्यांश आएगा उसमें छंद पूछ लिया जाएगा। छंद में आप लोगों को उदाहरण रटने की जरूरी नहीं है। हाँ, ध्यान रखें आप इस बात का। दूसरी बात मैं ये कह सकती हूँ, इसको मात्रिक छंद भी कहते हैं, जाति छंद भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर मात्रिक छंद, जाति छंद कौन सा होता है? आर्या छंद। कौन सा होगा? आर्या छंद होगा। इसके बाद में जो भी छंद हम लोग पढ़ेंगे उन छंदों को हम किस नाम से जानते हैं? वर्णिक छंद। कौन से छंद होंगे? वर्णिक छंद होंगे, जिनकी पहचान वर्णों के आधार पर होती है। जिनकी पहचान वर्णों के आधार पर होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। और वर्णों की पहचान करने के लिए जो 3 वर्णों के समूह को हम गण कहेंगे। आप लोगों के छंद को परिचय पढ़ाया तब मैंने 3 बातें प्रमुख बताई थी। कौन कौन सी? चरण या पाद, चरण या पाद, दूसरी आती है यति और तीसरी है गण। देखिए, किसी भी श्लोक के 1/4 को एक चरण कहते हैं और श्लोक के उच्चारण काल में जो अपन विश्राम करते हैं, विराम करते हैं, देखो 2 क्रियाएं होती हैं, एक होता है विश्राम और एक होता है विराम। चलने की गति से रुका जाए उसे कहते हैं विश्राम और बोलने की गति से रुका जाए उसे कहते हैं विराम। तो यहाँ पर श्लोक के उच्चारण में किए जाने वाले विराम को यति कहते हैं और यति सूचक शब्दों का उल्लेख छंद के लक्षण में दिया हुआ होता है। इसके बाद में देखेंगे गण। तो 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। यहाँ पर गणों की संख्या 8 होती है। गणों की संख्या 8 होती है, जिसको हम लोग यहाँ पर इस सूत्र से समझते हैं। कौन से? ये माता राजभान सलगाहा, राजभान सलगाहा। ये माता राजभान सलगाहा, इस सूत्र से हम लोग गण समझते हैं और इस सूत्र से 3 वर्णों के समूह से गण चिन्ह का निर्माण होता है। जैसे आप देखोगे यह माता, अब यह माता तो कौन सा गण होगा? तो हम देखेंगे यह माता को यगण नाम से जानेंगे, यानी यह के 3 वर्ण हैं। आप लोगों को लघु और गुरु मात्रा के बारे में मैंने बताया था कि छंद में 2 मात्राएं प्रायोगिक होती हैं, एक लघु और एक गुरु। जो ह्रस्व स्वरों के ए, ई, उ, री, री, जो 5 मूल स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, लघु स्वर होते हैं, उनके लघु मात्रा लगती है और उस मात्रा को चिन्हित करने के लिए एक लंबवत रेखा खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं। दूसरी मात्रा होती है गुरु मात्रा। कौन सी मात्रा? गुरु मात्रा। इस मात्रा का प्रयोग दीर्घ स्वर मात्राओं के या फिर अनुस्वार युक्त वर्णों के, विसर्ग युक्त वर्णों के, ध्यान दीजिए, अनुस्वार यदि किसी वर्ण पे लगा हुआ हो, चाहे वो छोटी मात्रा ही क्यों ना हो, उसको हम गुरु मात्रा कहेंगे। विसर्ग युक्त वर्ण को भी गुरु वर्ण मानेंगे और संयुक्ताक्षर के पूर्व वर्ण को भी गुरु मानेंगे। यानी आप यूं समझ सकते हो, आधे वर्ण के पहले वाला वर्ण भी गुरु वर्ण होता है, गुरु मात्रा लगती है और गुरु मात्रा को चिन्हित करने के लिए एस बोले तो अवग्रह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये जो श्लोक है आप लोगों के सामने, इस श्लोक में देखो लघु, गुरु,
गुरु गुरु, लघु गुरु, लघु 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 गुरु। यानी आप देख सकते हो इस तरीके से मात्राओं का प्रयोग किया जाएगा। तो यह मात्रा यहाँ पर लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। तो अगर किसी भी श्लोक के शुरुआती 3 वर्णों के इस तरीके की मात्रा का प्रयोग हो रहा है तो वो कौन सा गण होगा? यगण। कौन सा गण होगा? यगण होगा। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर अगर हम कहें मा ता रा तो कौन सा गण बोलेंगे? मगण। ता रा जय कौन सा गण बोलेंगे? तगण। रा जय भा कौन सा गण बोलेंगे? रैगण। रा जय जय भा ने कौन सा गण बोलेंगे? जयगण। भा ने से, भा ने से कौन सा गण होगा? भगण। ने से ले कौन सा गण होगा? नगण। कौन सा गण होगा? नगण। इसी प्रकार से ले गाहा कौन सा गण होगा? सैगण। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके के गण चिन्हों का प्रयोग करेंगे और मात्रा लगाएंगे तो कैसे लगेगी? गुरु गुरु गुरु, मा ता रा। फिर देखिए ता रा जय, रा जय भा, जय भा ने, भा ने से, ने से ले और से ले गाहा। इस तरीके से ये 8 गण चिन्ह बनेंगे जिनमें आप देख सकते हो अगर यहाँ पर इस तरीके का चिन्ह का प्रयोग हो तो यगण होगा, इस तरीके का चिन्ह होगा तो मगण होगा, ये होगा तो तगण होगा, ये होगा तो रगण होगा, ये होगा जगण होगा, ये होगा भगण होगा और ये नगण और ये सगण। आप अगर ध्यान से देखोगे तो नगण में तीनों मात्राएं लघु होंगी, मगण में तीनों मात्राएं गुरु होंगी, यगण में शुरुआत का लघु, तगण में अंतिम लघु, रगण में बीच का लघु, जगण में बीच का गुरु, भगण में शुरुआत का गुरु और सगण में अंतिम गुरु। किसी भी गण चिन्ह में समान मात्राओं का प्रयोग नहीं है, यानी सबकी जो है अलग अलग मात्राएं हैं, तभी तो अलग अलग गण चिन्हों से ही इन गण समूहों का निर्माण किया जाता है। ये जो वर्ण हैं इन वर्णों से ये गण चिन्ह बनेगा जिससे ये मात्रा निर्धारित होती है। इस आधार पर हम लोग छंदों की पहचान करेंगे जिसमें आप देखोगे सबसे पहला जो छंद होगा वो आपके सामने रहेगा अनुष्टुप छंद। कौन सा छंद रहेगा? अनुष्टुप छंद। अब अनुष्टुप छंद को अगर मैंने ये फिर बता देती हूँ, पहली बात तो अब आपका परीक्षा का समय नज़दीक है, आप सबने छंद सबने अच्छी तरह से पढ़ रखे होंगे, इसलिए मैं अभी आपको रिवीजन करवा रही हूँ। फिर भी यदि आपने नहीं पढ़े हैं, आप लोग विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इसी YouTube चैनल पर बिल्कुल आप लोगों को छंद विस्तार के साथ पढ़ाए गए हैं। बहुत अच्छी तरह से विस्तारित रूप में छंद पढ़ाए गए हैं,
वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने अनुष्टुप छंद पढ़ा है तो इस छंद का लक्षण आपने पढ़ा होगा क्या? श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुष्पादयो, द्विचतुष्पादयोः, ह्रस्वं सप्तमं दीर्घम अन्ययो, सप्तमं दीर्घम अन्ययोः। यहाँ पर अगर आप लोग ये श्लोक देखेंगे तो इससे अनुष्टुप छंद का लक्षण निकल कर आता है। और वो क्या आया आपके सामने? दिखने में इतना बड़ा श्लोक दिख रहा है, बाकी सारांश इसका यही है कि श्लोक में छठा वर्ण गुरु होता है। सबसे पहली बात, इस अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होंगे? 8। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होंगे और कुल वर्ण 8 गुणा 4 32 वर्ण होते हैं। कुल वर्ण 32 होते हैं तथा पाद के अंत में यति होती है। यति कहाँ होगी? चरण के अंत में, यानी लाइन के लास्ट में श्वास के लिए रुका जाएगा। यानी ये कह सकते हैं 8वां वर्ण, यानी पूरे 8 वर्ण एक ही श्वास में बोले जाते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुष्पादयो, ह्रस्वं सप्तमम दीर्घम अन्ययो। जहां पर जिस श्लोक में छठा वर्ण, यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर आप देखोगे आधे वर्ण की गणना श्लोक में नहीं की जाती है, छंद में नहीं की जाती है। यहाँ पर ये जो सभी लाइनों में 1 2 3 4 5 6 7 लघु पंचमम, देखिए थोड़ा सा इसको पंचम ही लिख दिया मैंने, पंचमम पढ़ने हैं आप लोग। इसमें चाहे 2 लिखेंगे पंचमम, क्योंकि किससे पता चला अपने को? मात्रा से पता चल गया कि यहाँ पर एक वर्ण अपन ने लिखा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग क्या करना, यदि कोई श्लोक आ रहा हो उस श्लोक के वर्ण गिन लेना, और यदि उन वर्णों की संख्या, टोटल संख्या 32 आ रही है, आपको और कुछ नहीं करना, ना कोई गण लगाना, ना कोई मात्रा करना, कुछ भी नहीं करना। आप लोगों को सही करना है अनुष्टुप छंद। समझ रहे हो? आप सिर्फ इतना करना, श्लोक में वर्ण गिन लेना। यदि किसी श्लोक में गलती से इसमें 8 आ रहा, 9 आ रहा, एक बार जरूर गिनना। हो सकता है कई बार आपकी गलती में भी गलत हो जाता है, तो ध्यान से देखना। श्लोक में वर्णों की संख्या गिनकर आप लोग अच्छी तरह से छंद को बता सकते हैं। बाकी मैं आपको अर्थ बता ही रही हूँ कि प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, टोटल 32 होते हैं। पाद के अंत में यति होगी, छठा वर्ण सब जगह गुरु होगा, 5वां वर्ण सब जगह लघु होगा, 7वां वर्ण है वो दूसरे और चौथे चरण में, दूसरी और चौथी लाइन में तो लघु होगा, और पहली और तीसरी लाइन में दीर्घ होगा। कौन सा छंद करेंगे? अनुष्टुप छंद। इसके बाद में अगला जो छंद है उसका नाम है इंद्र वज्रा छंद। इंद्र वज्रा छंद। और इसके बाद उपेंद्र वज्रा छंद। उपेंद्र वज्रा छंद।
इसके बाद उपजाति छंद। ये तीनों मैंने एक साथ क्यों लिखे हैं? क्योंकि इन तीनों में ही अगर हम पढ़ेंगे तो कितने कितने वर्ण होते हैं? 11 11 11। एक लाइन में 11 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 44। अब 32 वाले में तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि केवल 32 वर्ण एक ही छंद में होते हैं, अनुश्रुप में। अब इसमें अलग क्या होता है उसके लिए इसका लक्षण देखिए। जैसे इसका है शाद इंद्र वज्रा यदि ताऊ जागाऊ गए, यदि ताऊ जागाऊ ग। इसका क्या होगा? उपेंद्र वज्रा जत जास ताताऊ गाऊ। उपेंद्र वज्रा जत जास ताताऊ गाऊ। अब देखिए आप लोग, यहाँ से हम दोनों छंदों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। शात होना चाहिए, शात यानी होना चाहिए, होता है। इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा छंद होता है कब? यदि तौ, तौ रामः रामौ, यहाँ पर 2 तगण होंगे। कितने तगण होंगे? 2 तगण होंगे। जय, जय यानी जय गण, और गौ यहाँ पर गुरु, और अंत में गह यानी 2 गुरु वर्ण होंगे। जिस छंद में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण, टोटल 44 वर्ण, पाद के अंत में यति होती है, और 2 तगण, एक जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होंगे, वो कौन सा छंद होगा? इंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा होगा जत जास ततौ गौ। तो उपेंद्र वज्रा में आप देखोगे जगणे, तगणे, जगणे और 2 गुरु। अब दोनों में सबसे बड़ी बात है वर्ण वही 11-11। तो आपको लगता है कि मिक्स हो गया, तो मिक्स हो जाए तो अपन एक बार फिर देखते हैं इसको। तगण में मैंने मात्रा बताई, कौन सी मात्रा आती है? तो हम कहते हैं ताराजय। आ है वहां तो एस लगाना है, यानी बड़ी मात्रा आती है, वहां आपको पता है दीर्घ लगेगी। छोटी मात्रा आएगी वहां लघु लगेगा। यहां पर देख सकते हो ताराजय और जय भाने, और अंत में 2 गुरुवर्ण। सेम यही बात, जय भाने ताराजय, जय भाने और अंत में 2 गुरुवर्ण। ध्यान से देखो इस लाइन को बहुत अच्छे से, और अच्छे से देखने के बाद आप लोगों के ये समझ में आया होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या दोनों में कोई फर्क है क्या? देखिए 2 गुरु वर्ण, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु लघु, गुरु लघु, क्या दोनों में कोई फर्क है? नहीं है। तो फिर दोनों में कौन सा ऐसा श्लोक आएगा जिस श्लोक में 44 वर्ण होंगे और इंद्र वज्रा कहाँ करना है, उपेंद्र वज्रा कहाँ करना है? तो याद रख लेना, अगर श्लोक में 44 वर्ण आए, पूरी जगह मात्रा गण कुछ मत लगाओ। आप लोग क्या करोगे, श्लोक के शुरू में गण लगाओ, और शुरू में पूरा गण भी नहीं लगाओ, तो एक मात्रा लगाइए। अगर वो पहली मात्रा गुरु आ रही है तो कौन सा छंद कर देना, इंद्र वज्रा, और अगर लघु आ रही है तो कर देना उपेंद्र वज्रा। अगर आप कह रहे हैं फिर भी मिक्स होगा, ये तो याद रख लेंगे कि एक में लघु आएगी एक में गुरु आएगी, पर ये भी हो गया कि कौन से में लघु और कौन से में गुरु आएगी, तो फिर क्या करना है? उसके लिए देखिए ऊ, छोटा ऊ के मात्रा कैसी लगेगी, लघु, और ई तो छोटा है, बट यहां देखो आधा न और द, ये क्या हो गया, गुरु।
खुद के श्लोक, खुद जो छंद नाम आए ना ऑप्शन में, उसके लगा के देख लेना। अगर शुरुआत में गुरु लग रही है तो वहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, इंद्र वज्रा, और अगर लघु लग रही है तो हम कर सकते हैं उपेंद्र वज्रा। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों छंदों का मिला जुला रूप आ गया, यानी आप लोगों को चारों लाइनों में, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को चारों चरणों में लगानी पड़ेगी। श्लोक के चारों चरणों के शुरुआत में मात्रा लगा देना, और शुरुआत में मात्रा लगाते ही अगर चारों जगह पहली मात्रा लघु आ रही है तो उपेंद्र वज्रा कर देना। पहली मात्रा गुरु आ रही है तो आप क्या कर दोगे, इंद्र वज्रा। और दोनों का मिश्रण आ रहा है, दोनों का मिश्रण आ रहा है तो क्या कर दोगे, यहां पर उपजाति करोगे। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, ये दोनों को मिला जुला रूप होता है, इसीलिए इसको मिश्रित छंद के नाम से भी पूछ लिया जाता है। आप लोगों से पूछा जाए मिश्रित छंद कौन सा होता है तो आपको बताना होगा उपजाति। अब एक समस्या और आ सकती है कि चारों लाइनों का श्लोक, यानी 4 चरणों का श्लोक अगर 2 ही लाइन में आ गया तो बिल्कुल आता भी है, वो तो पेपर पे डिपेंड करेगा कि पेपर का फॉर्मेट क्या लिया गया। कई बार ऐसा होता है एक ही लाइन में प्रश्न दे दिया जाता है, कई बार एक ही पेपर में 2 कॉलम बना दिए जाते हैं, आधे प्रश्न इधर और आधे प्रश्न इधर, वो तो डिपेंड करता है, वो अपन नहीं बता सकते। अब अगर ऐसा कर दिया तो क्या करना है, तो क्या करना है, टोटल वर्ण गिन लेना। यदि 44 आ रहे हैं तो श्लोक को बीचों बीच तोड़ देना, 11 इधर और 11 इधर, तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। और चारों में पहली पहली मात्रा देख लेना। शुरू की गुरु आए इंद्र वज्रा, लघु आए उपेंद्र वज्रा, और मिला जुला रूप आ जाए उपजाति छंद होगा। तो याद रखना आप लोग, यहाँ पर 44 वर्ण वाले छंदों में आप लोगों को 3 ऑप्शन मिल सकते हैं, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति। अगर शुरू की मात्रा गुरु आ जाए इंद्र वज्रा, शुरू की मात्रा लघु आ जाए उपेंद्र वज्रा, और दोनों का मिला जुला रूप आ जाए तो मिश्रित छंद उपजाति। जैसे अर्थो ही कन्या पर किए एव तामद्य संप्रेषे परिग्रहीतु जातो ममायम विशिदा प्रकामम प्रत्यापित न्यास इवांतरात्मा। प्रत्यार्पित न्यासम इवांतरात्मा हम करेंगे इंद्र वज्रा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम सर्वम। तो देख सकते हो त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तो यहाँ पर त्वमेव, विद्या द्रविणम त्वमेव, तो देख सकते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव, यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरू में त्वमेव में आप देख रहे हो त्वय, अब तय तो आधा वर्ण पहले रह जाता है, मात्रा तो वह के लगेगी, और उस वह के मात्रा कैसी लगेगी, लघु, जो कौन सा छंद करेंगे, उपेंद्र वज्रा। और अगर मिला जुला, ये भी हो सकता है मिश्रित अनुपात में 3:1, 1:3, 2:2, यानी 2 लाइन में इंद्र वज्रा, 2 में उपेंद्र वज्रा हो सकता है, 3 में इंद्र वज्रा, 1 में उपेंद्र वज्रा, 3 में उपेंद्र वज्रा, 1 में इंद्र वज्रा, यानी चारों में लगाना जरूरी है। ज़्यादा कोई रामायण नहीं, कुछ भी नहीं करना, श्लोक में वर्ण गिन लेना। 44 आए, शुरुआत के चारों लघु आ जाए उपेंद्र वज्रा, शुरुआत के चारों गुरु आ जाए इंद्र वज्रा, मिला जुला आ जाए उपेंद्र वज्रा। कोई भी श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है। इसके आगे हम लोग जो छंद पढ़ेंगे उसका नाम होगा वंशस्थ छंद। कौन सा छंद होगा, वंशस्थ छंद। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्रुत विलंबित छंद, द्रुत विलंबित छंद। फिर हम पढ़ेंगे भुजंग प्रयात छंद, भुजंग प्रयात छंद। ये तीनों जो छंद हैं कौन कौन से, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रयात। और इन तीनों ही छंदों में 12 मात्राएं मिलती हैं। तीनों में
12 12 यानी टोटल कितने आएंगे 48। अगर 44 आ रहे थे तो वो तीनों और 48 आ जाएं तो ये तीनों होंगे। अब इसमें जो लक्षण है वो क्या होता है, देखिए, जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, उदीरितम जरौ। द्रुत विलंबित का क्या होगा, द्रुत विलंबित माहनभौ भरौ, नभौ भरौ, द्रुत विलंबित माहनभौ भरौ। फिर आता है भुजंग प्रयात, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारै, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारै। ये लक्षण होता है भुजंग प्रयात का। देखिए आप लोग यहाँ पर जतौ और जरौ, अगर हम कहें जगण तगण जगण रगण, अगर ये जो गण चिन्ह आ जाएं तो हम वंशस्थ करेंगे, और अगर नगण, दो भगण और एक रगण, अगर ये चारों गण आए तो द्रुत विलंबित करेंगे, और अगर चारों ही यगण आ जाए, देखिए ध्यान से, जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, जगण तगण जगण रगण हो तो वंशस्थ होगा, द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ, द्रुत विलंबित छंद होगा जहां नभौ और भरौ होगा, नगण भगण भगण रैगण। और भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारै, अगर 4 यगण होंगे तो कौन सा छंद होगा, भुजंग प्रयात। अब पिछले छंद की भांति ये भी अपन कह सकते हैं, अगर ये भी हमारे मिक्स हो गए तो हम क्या किया जाए, तो ध्यान दें, शुरू में आप लोग क्या करोगे, श्लोक के वर्ण गिन लेना। अगर टोटल वर्ण कितने आ रहे हो 48, और 48 वर्ण आने के बाद अगर जगण आ जाए तो देख लेना शुरू में, अब तो चारों लाइनों में भी नहीं लगाना, क्योंकि उसमें तो क्या हो रहा था, उपजाति छंद भी हो सकता था, इसलिए अपन चारों लाइनों में लगा रहे थे। यहां तो पूरा वर्ण गिन लेना, चाहे 2 लाइन में श्लोक आए चाहे 4 में आए, टोटल वर्ण यदि 48 आ रहे हो तो आप शुरू के 3 वर्णों में गण लगाना। अगर यहां जय भा ने अगर जगण आ रहा हो तो कौन सा छंद करेंगे, वंशस्थ, और अगर ने से ले तीनों मात्राएं लघु आ रही हो तो द्रुत विलंबित, और ये माता यहां पर ऐसा आ रहा हो तो भुजंग प्रयात। फिर कह दें हमारे तो मिक्स हो गया तो हम कह सकते हैं जगण, जय फॉर जन्म, जन्म लेने की प्रक्रिया से ही वंश की वृद्धि होती है। ऐसा पिंगल ने इसका एक शॉर्ट तरीका भी बताया है कि जय गण आ जाए, क्योंकि ये मिक्स हो सकते हैं कि हाँ हमारे जगण कहाँ आएगा, नगण कहाँ आएगा, यगण कहाँ आएगा, तो जय जन्म लेने की प्रक्रिया से वंश की वृद्धि होती है, यानी हम लोग कहते हैं वंशस्थ छंद करेंगे यदि जगण आया तो। नगण में तीनों मात्राएं लघु होती हैं, जल्दी जल्दी बोली जाती हैं, द्रुत होती हैं, यानी तीनों मात्रा लघु आती हैं। नगण आए तो हम लोग द्रुत विलंबित छंद करेंगे। यगण में देखिए या की आकृति भुजंग यानी सर्प के जैसी मानी गई है। या की आकृति कुंडलीधारी सर्प माना गया है, जिसको हम भुजंग कहते हैं, इसलिए यगण आ जाए तो हम भुजंग प्रयात छंद करेंगे। तो याद कर लीजिए, टोटल वर्ण 48 आते हैं, शुरू में जगण आ जाए तो वंशस्थ, नगण आ जाए तो द्रुत विलंबित, और यगण आ जाए तो भुजंग प्रयात छंद होगा। फिर 12 वर्ण का हो गया, 13 वर्ण का कोई भी छंद नहीं होता है, और 14 वर्ण का एकमात्र छंद होगा जिसका नाम होगा वसंत तिलका।
क्या नाम होगा? वसंत तिलका। जिसका लक्षण क्या होगा? वसंत तिलका। उगता वसंत तिलका तब जा जग उगे। उगता वसंत तिलका तब जा जग उगे। तब जा जग उगे। उगता वसंत तिलका तब जा जग उगे। उगता कहाँ गया है? यहाँ गेयम भी हम लिख सकते हैं। वसंत तिलका छंद कहाँ गया है? तब जा जग उगे। अगर आप लोग देखेंगे कि आपके सामने तगण भयगण दो बार जगण और अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं। एक गण में कितने वर्ण होंगे? तीन। तीन तीन छह और दो बार जगण तो 6 और 6 12 और दो गुरु वर्ण कितने हो गए? 14। यहाँ तो न कोई गण लगाना, न कोई मात्रा लगाना, न कोई पहचान करनी, सीधा वर्ण गिन लेना। जहाँ टोटल वर्ण 56 आ रहे हों, कोई और ऑप्शन नहीं। कौन सा कर देना? वसंत तिलका। एक लाइन में 14 आएंगे, टोटल 56 आएंगे। कौन सा छंद होगा? वसंत तिलका। और 15 वर्ण का भी एकमात्र छंद होगा जिसका नाम है मालिनी छंद। क्या नाम है? मालिनी छंद। जिसका लक्षण आप ध्यान दीजिए, 14 वर्ण तक के जो छंद हैं उनमें यति सूचक वर्ण का उल्लेख नहीं किया गया है। यति सूचक वर्णों का उल्लेख नहीं किया गया है। अब 15 से यति सूचक वर्ण आने लग जाएंगे। न न म य यू ते यम न न म ये यू ते यम मालिनी भोगी लोकई। मालिनी भोगी लोकई न न म ये यू ते यम मालिनी भोगी लोकई। देखिए न न तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ ने दो नगण, मैं एक मगण और दो यगण आ रहे हों, यानी दो नगण एक मगण दो यगण आ रहे हों। टोटल गण कितने हो गए? 5। एक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3। तो प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हो गए? 15 और टोटल कितने हो गए? 60। 60 वर्ण वाला छंद गिन लेना और कोई सा भी नहीं होगा, केवल और केवल मालिनी छंद होगा। और इस छंद में भोगी लोकई आप लोगों को यति सूचक वर्ण भी बताए हैं। भोगी होते हैं 8 और लोक होते हैं 7। जब छंद का पूरा परिचय आप लोग पढ़ोगे, जैसा मैंने बताया यूट्यूब चैनल पर भी विस्तार से छंद परिचय एक पहली जो क्लास है उसमें इसी यूट्यूब चैनल पर आपको अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है, कन्फ्यूजन लग रहा है, तो छंद की जो पहली क्लास है छंद परिचय में आप देखोगे छंद का जो पार्ट पहला है उसमें छंद की परिभाषा, गण चिन्ह बनाना, मात्रा लगाना, यति बताना, ये सारी बातें सिखाई गई हैं। आप एक बार देख लेना, समझ लेना और बाकी क्लासेज में सभी छंदों को विस्तार के साथ पढ़ाया गया है। पर बाकी ने भी देखें तो पहली क्लास ज़रूर देखना, जिससे आपको ये गण यति सूचक शब्दों का बोध हो जाए, क्योंकि बार बार बताना भी संभव नहीं है। जिनके पास संस्कृत समृद्धि पुस्तक है उनके पास भी चार्ट बना हुआ है यति सूचक वर्णों का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यति जो यति है वो आप देखोगे 8वें और 7वें वर्णों पर होती है। देखिए सारसिजमानु विद्यम शैवलेनापि रम्यम, यानी पहले 8 वर्ण बोले जाएंगे फिर 7 बोले जाएंगे। किमिव ही मधुराणाम
मंडनम न कृतीनाम, यानी नैनमये युतेयम 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, पहले 8 और फिर 7। हालांकि आपके रीट की परीक्षा में यति पूछने की संभावना कम है, पर प्रतियोगिता परीक्षा है, कहीं से कुछ भी पूछा जाए, ज़्यादा लंबी चौड़ी गणित नहीं है, आप लोगों को ये याद हो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे 17 वर्ण, 16 वर्ण का कोई छंद नहीं है, 17 वर्ण वाले 2 छंद हैं। कौन कौन से? मंदाक्रांता, मंदाक्रांता, और आप देखेंगे यहाँ पर शिखरिणी छंद। मंदाक्रांता, शिखरिणी छंद, इसमें भी आप लोग अगर लक्षण देखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? मंदाक्रांता, मंदाक्रांता, जलधि षड्गंभौर, जलधि षड्गंभौर, नतौ तात गुरुचेत, नतौ तात गुरुचेत। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मंदाक्रांता छंद होता है कहाँ पर? तो आप बताएंगे जलधि चौथे वर्ण पर यति होती है, षड छठे वर्ण पर यति होती है, अगई 7वें वर्ण पर यति होती है, और मैं भय ने त, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैगणे, भयगणे, नगणे और 2 तगणे, और गुरु, देखो गांठ वाला रू, यानी गुरुहु, गुरु द्विवचन, बड़ी मात्रा लगा हुआ हो तो वचन कौन सा आ रहा है? द्विवचन, और यहाँ पर मतलब हो जाएगा 2 गुरु, यानी 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो आप देखोगे 2 गुरु वर्ण होते हैं, तो यहाँ पर एक गण में 3 वर्ण हैं, 3 3 6, 3 3 6 और 3 9, और यहाँ पर 2 तगण हैं तो 9, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 मगण, भगण, नगण और 2 तगण। तो यहाँ पर हमारे सामने जो भी वर्ण आएंगे तो कितने गण हो गए? 5 गण हो गए। 1 2 3 और 2 5, 5 दिए 15 और 2 17 वर्ण हो रहे हैं, तथा चौथे छठे और 7वें वर्ण पर यति होती है, वो मंदाक्रांता छंद होगा। इसके अलावा अगर आपको शिखरिणी की परिभाषा देखनी है तो लक्षण देखना है, तो हम लिखेंगे रसाई, रुद्रैश्चिन्ना, रसाई, रुद्रैश्चिन्ना, यमन सब लाग है, शिखरिणी, यमन सब लाग है, शिखरिणी, रसई, रुद्रैश्चिन्ना, यमन सब लाग है, शिखरिणी। रस कितने होते हैं? 6। रुद्र कितने होते हैं? 11। ये भी यति सूचक शब्दों में बताया हुआ है, जहाँ छठे और 11वें वर्ण पर यति होती है, छठे और 11वें वर्ण पर यति होती है, तथा यगणे, मगणे, नगणे, सगणे, भगण, एक लघु एक गुरु वर्ण होंगे। वो कौन सा छंद हो जाएगा? शिखरिणी छंद। 1 2 3 4 5, अब 5 दिए 15, एक लघु एक गुरु, कितने हो जाएंगे? 17। जहाँ 17 वर्ण हो और शुरू में यगण हो वह शिखरिणी छंद होगा। 17 वर्ण हो, शुरू में मगण हो, मंदाक्रांता, मैं मंदाक्रांता। इसके बाद में एक छंद है आपका 19 वर्ण का,
और 19 वर्ण के छंद का नाम है शार्दूले विक्रीडितम। शार्दूले विक्रीडितम छंद। शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण क्या होगा? देखिए, सूर्यास्वर्य धीमहि, सूर्यास्वर्य धीमहि सजौ से ततगः, सजौ से ततगः शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडितम सूर्यास्वर्य धीमहि सजौ से ततगः। ध्यान दीजिए, आप लोगों को लक्षण और मात्रा न लगाने के बाद भी सीधा आप शार्दूल विक्रीडित कर सकते हो। जैसे पिछली बार रीट वाले पेपर में यही आया था कि युराणी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला, एक श्लोक आया था ऐसा, और उस श्लोक में आपने वर्ण गिना तो 19 वर्ण आ रहे थे, और 19 वर्ण आते हैं वहाँ ना कोई गण, ना कोई चिन्ह, ना कोई मात्रा, कुछ भी नहीं लगाओगे। यदि 19 वर्ण आ रहे हैं और टोटल वर्ण कितने हो जाएंगे? 76 वर्ण आ रहे हो तो एकमात्र छंद होगा कौन सा? शार्दूल विक्रीडित। सूर्य 12वें वर्ण पर यति होती है। यति सूचक वर्ण में 12, सूर्य, अश्व 7, और सगण, मगण, सगण, जगण, सगण, 2 तगण, और अंत में गुरु वर्ण आ रहा है, तो वह कौन सा छंद कहलाएगा? देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18 और एक अंतिम वर्ण गुरु 19 वर्ण वाला एकमात्र छंद होगा कौन सा? शार्दूल विक्रीडितम। 20 वर्ण का कोई छंद नहीं होता और 21 वर्ण का छंद है जिसका नाम है स्रग्धरा छंद। सबसे बड़ा छंद माना गया है 21 वर्ण का स्रग्धरा छंद। कौन सा छंद है? स्रग्धरा छंद है, जिसका लक्षण देखिए, मृभ्नैर्याणाम, 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 याणाम, मृभ्नैर्याणाम त्रयेण त्रिमुनि, मृभ्नैर्याणाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता स्रग्धरा, स्रग्धरा कीर्तितेयम, स्रग्धरा कीर्तितेयम। देखेंगे हम लोग यहाँ पर वर्ण है, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और यहाँ पर हम देखेंगे 20। आधे वर्ण की गिनती यहाँ पर वर्णों में नहीं आती है, इसलिए टोटल वर्ण कितने हो रहे हैं? देखो 21। मृभ्नैर्याणाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम। जहाँ पर मगण, मृ, तो देखो मगण, रगण, भगण, नगण, और त्रयेण 3 बार यगण आ रहा हो। कितने गण हो गए? 1 2 3 4 और 3 7, 7 3 21। त्रिमुनि यतियुता, मुनि शब्द कितनी संख्या का द्योतक है? 7 का, तो 7 7 7 3 बार यति होती है। साग्रीवा भंगाभिरामम मोहर अनुपतति चंदने बद्ध दृष्टि। कोई भी श्लोक बोलेंगे बहुत लंबा चौड़ा होगा, तो हम श्वास ले लेकर 3 बार उसमें यति कर करके बोलेंगे। श्वास लेने की रुकने की प्रक्रिया को यति कहते हैं। तो यति सूचक शब्द आप लोगों के ज़्यादा नहीं आए। अगर आप देखेंगे तो मालिनी छंद में आया था भोगी, भोगी संख्या कितने का है? 8। लोक शब्द कितने का होगा? 7। फिर आपके कौन से में आया? 17वें वर्ण में आया मंदाक्रांता में। जलधि शब्द आया तो आप बताएंगे 4, और षड जो संख्या आई वो आप जानते ही हो 6। अगई जो है
अग जिसको पर्वत कहेंगे तो अग कितने होंगे 7। मुनि भी कितनी संख्या बताई अपन ने 7। अश्व भी कितनी बताए, सूर्य के 7 घोड़े बताए गए हैं। रस कितने होते हैं 6। काव्य रस नहीं, आस्वादित रस, मधुर, कटु, कसाय, तिक्त, अम्ल, लवण, ये 6 रस होते हैं। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं सूर्य है वो 12 संख्या और रुद्र है वो 11 संख्या। इनके अलावा तो आपके यति सूचक शब्द कोई आया ही नहीं है, ये यति सूचक शब्द होते हैं। तो फटाफट देख लीजिए आप लोग। मात्रिक छंद एक होता है आर्या, 32 वर्ण वाला एक होगा अनुष्टुप, 44 वर्ण वाले 3 होंगे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति। अगर पहला वर्ण लघु आए तो उपेंद्र वज्रा, गुरु आए तो इंद्र वज्रा, मिला जुला रूप आ जाए तो मिश्रित छंद उपजाति होता है। 48 वर्ण के 3 होंगे वंशज, द्रुत विलंबित और भुजंग प्रियात। अगर सबसे पहले जगण आए तो वंशज करेंगे, नगण आए तो द्रुत विलंबित और यगण आ जाए तो भुजंग प्रियात। 14 वर्ण का एक छंद होगा वसंत तिलका, 15 का एक होगा मालिनी, 17 के 2 होंगे मंदाक्रांता और शिखरणी। अगर सबसे पहले मगण आ जाए तो मंदाक्रांता, यगण आ जाए तो शिखरणी। 19 का एक होगा शार्दूल विक्रीडितम और श्रगधरा का एक होगा जिसको हम क्या कह सकते हैं 21 वर्ण का एक होगा श्रगधरा। इसके अलावा आप लोगों को छंद पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको विस्तार से छंद पढ़ने हैं तो इसे YouTube चैनल से पढ़ सकते हो। अगर आपको तरीके से PDF भी यहाँ पर जो संस्कृत समृद्धि का टेलीग्राम चैनल है उस पर भी छंद की एक शॉर्ट पूरा का पूरा आंकड़ा बनाकर इसकी PDF दी गई है, जिसको समरी कह सकते हैं। जो मैंने बोला अभी शॉर्टकट जिसको हम कह सकते हैं, एक सारांश जो कह सकते हैं, उसकी PDF भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ले सकते हो। और छंद का परिचय यदि विस्तार से पढ़ना है या छंदों को विस्तार से आपको समझना है, पढ़ना है, तो इस YouTube पर छंद की क्लास भी मिल जाएंगी। अगर आपने ऐप ले रखा है तो संस्कृत समृद्धि ऐप में बहुत अच्छे से छंद आपको पढ़ाए गए हैं। संस्कृत समृद्धि यदि पुस्तक है तो वहां पर भी काफी अभ्यास कार्य आप लोगों को दिया गया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम को 7 बजे छंद के लाइव सॉल्यूशन के साथ।